सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग, अब क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक ही है, आज हम खड़े हैं, शायद कितनी तारीख हो गई आज 19 हो गई है और 25 तारीख को आपका बिजनेस स्टडी का पेपर है। सो जैसा कि हमने टारगेट बनाया था कि बेटा हर दिन हम 3 चैप्टर खत्म करेंगे, तो आज का टारगेट का जो चैप्टर नंबर 1 है वो रहा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो हम ले रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। आज हम लेने वाले हैं 3 चैप्टर, जिसमें पहला होगा ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद हम चलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है स्टाफिंग, और उसके बाद हम खत्म करेंगे डायरेक्टिंग। चलेगा? सो आज का पहला चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, इसकी अपन शुरुआत कर देते हैं और आराम से समझते हुए, जो अपन ने तरीका रख रखा है वही है सर, कि जो चीजें कम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, और जहां पर अपन को लगता है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं या जा सकते हैं, उस पर अपन डिटेल्ड में चर्चा करने वाले हैं। चले साहब, सबसे पहला सर, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होना चाहिए? तो सर आप समझो, सर बेसिक तो आप ये बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजिंग सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो प्लानिंग के बाद परफॉर्म किया जाता है। लेकिन सर ऑर्गेनाइजिंग ही वो फंक्शन है, अगर आप किसी गोल को अचीव करने की तरफ जाते हो तो आपको ना 2 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए रिसोर्सेस, जिनको आप बोल सकते हो फिजिकल रिसोर्सेस, और दूसरा सर उस फिजिकल रिसोर्सेस के साथ चाहिए आपको ह्यूमन एफर्ट। आप इसको ऐसा समझें, अगर आपको आपके 12th एग्जामिनेशन में से फॉर एग्जांपल 95% चाहिए, दिस इज योर गोल। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, अच्छा स्टडी मटेरियल, करेक्ट ना, ये हो गया फिजिकल रिसोर्स, साथ में सर आपके अपने एफर्ट, आपकी अपनी मेहनत। अब सर जब तक ये दोनों साथ में काम नहीं करेंगे ना, आप अपने गोल 95% तक नहीं पहुंच सकते हो। तो सर एक फंक्शन जो फिजिकल रिसोर्सेस को और ह्यूमन एफर्ट को साथ में लाता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। देखो क्या लिखा है, organizing essentially implies a process which coordinate human effort, assemble resources and integrate both into unified whole to be utilized for achieving specified objective। किसी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ह्यूमन एफर्ट, जो रिसोर्सेज लगने वाले हैं, इन दोनों को इंटीग्रेट करने का काम, साथ में लाने का काम जो करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। बोलो समझ में आती बात? बहुत बढ़िया, समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। हमने प्लानिंग के अंदर केवल प्लानिंग की थी, पेपर वर्क किया था। इन प्लानिंग के ऊपर जो काम करना है, प्लान्स को इंप्लीमेंट करना है, वो कहां से होता है सर? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। चलेगा साहब। सर प्रोसेस अगेन 4 स्टेप आते हैं ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में, और मैंने जैसा बोला प्रोसेस तो आपको बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़कर और समझकर जाना ही है। सर सबसे पहला क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आप क्या करते हो? सारे काम को आइडेंटिफाई करते हो कि उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे कौन कौन से काम, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हो? आप उस वर्क को छोटे छोटे टास्क में क्या कर देते हो? डिवाइड। आफ्टर दी आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन आप बनाते हो सर डिपार्टमेंट्स। आप क्या बनाते हो? डिपार्टमेंट। सर डिपार्टमेंट का फीचर क्या है? कि जो सिमिलर एक्टिविटीज होंगी, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होंगी, उनको आप क्या कर देते हो? ग्रुप, और उसी को बोलते हैं डिपार्टमेंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। कहीं तो लिखा होगा, देखो, एक्टिविटीज विच आर सिमिलर इन नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर। अब ये लाइन आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगी, और वो बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करें कौन सी प्रोसेस का कौन सा स्टेप है। तो आप बोलोगे सर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, उसका स्टेप नंबर 2 है जिसका नाम है डिपार्टमेंटलाइजेशन। चलेगा साहब? बिल्कुल चलेगा। फिर आपने क्योंकि डिपार्टमेंट बना दिए हैं, उसमें सिमिलर एक्टिविटीज का ग्रुपिंग हो गया है, अब आपने क्या करना पड़ेगा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आपने डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा जो आगे जाकर आपका ये काम करने वाले हैं, जो आता है स्टेप नंबर 3 में, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्या हुआ सर? वंस डिपार्टमेंट हैज बीन फॉर्म्ड, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ इंडिविजुअल। अब आपको लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा जिनके अंडर में वो डिपार्टमेंट वर्क करेगा। और चौथा और आखिरी, establishing reporting relationship. Sir, each individual should also know who has to take order from and to whom he is to accountable.
सर आपको लास्ट में, क्योंकि आपने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर दिया है, तो आपको यह भी तय करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को किससे ऑर्डर लेना है और कौन सा व्यक्ति किसके लिए अकाउंटेबल होगा। सो 4 स्टेप हो गए सर। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और चौथा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बोलो बात समझ में आती है? यहां पर सर आपकी जो प्रोसेस है वो हो जाती है समाप्त। चलें, ऑर्गेनाइजिंग के बेनिफिट क्या हैं? तो सबसे पहला फायदा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सर स्पेशलाइजेशन कैसे आता है? क्योंकि जैसे ही आप वर्क को डिवाइड कर देते हो, जो कंफर्टेबल पर्सन है उसको ही आप वो काम असाइन करते हो, वो रिपीटेड बेसिस पर एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है और वो बन जाता है उसका स्पेशलिस्ट। तो ऑलवेज ऑर्गेनाइजिंग जो होता है वो लीड करता है स्पेशलाइजेशन को। सेकंड क्या लिखा? क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अभी आपने ऊपर करा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हु इज टू रिपोर्ट हुम, किससे आपको ऑर्डर लेना है, किसके लिए आप अकाउंटेबल हो। तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अडेप्टेशन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, क्योंकि आगे जाकर हम इसमें पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट आएगा डेलीगेशन का, तो उसमें कहीं ना कहीं आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं पर्सोनल है उनका भी डेवलपमेंट होता है। एक्सपांशन एंड ग्रोथ। चलेगा साहब, ये रहा सर वो क्वेश्चन या वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांसेस हैं, जिसको आप बोलते हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑलवेज एन आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सर ऑर्गेनाइजेशन का आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा ये डिपेंड करता है आपकी प्रोसेस के ऊपर। ठीक है साहब, चलेगा। और एक मेरा फेवरेट 1 मार्क का क्वेश्चन वो है सर स्पान ऑफ मैनेजमेंट। इसको आप जरूर पढ़कर जाएं, जरूर समझ कर जाएं, ये अपने काम की चीज है भाई साहब। क्या लिखा है सर? स्पान ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर। एक सुपीरियर अपने अंडर में इफेक्टिवली कितने सबऑर्डिनेट को मैनेज कर सकता है, उसी को बोलते हैं स्पान ऑफ मैनेजमेंट। और अगर आप थोड़ा सा मेरी बात को समझ रहे हो और थोड़ा सा इसकी एक पिक्चर अपने दिमाग पर ऐसे बनाएं, तो आप समझोगे कि सर स्पान ऑफ मैनेजमेंट से ही आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी डिसाइड होता है। आप सोचकर देखो, अगर एक मैनेजर, एक सुपीरियर अपने अंडर में बहुत ज्यादा लोगों को मैनेज कर पाए इफेक्टिवली, तो उसका उनके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर छोटा होगा, उनको बहुत कम सुपीरियर हायर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सर लोग बहुत ज्यादा सुपीरियर आपको उतना इफेक्टिवली बहुत ज्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर पाता है, तो हमने क्या करना पड़ेगा? सुपीरियर ज्यादा हायर करने पड़ेंगे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो स्पान ऑफ मैनेजमेंट आपको बेटा याद करके जाना है। एक बार वापस बोलते हैं, स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है सर? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। चलेगा साहब। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं साहब? 2 टाइप के, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। अब क्वेश्चन कैसा आने वाला है, वो केस स्टडी देंगे आपको और आपसे ये बोलेंगे कि भाई साहब इस केस स्टडी को पढ़ो और बताओ कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। अच्छा आप समझें, पहले तो आप ये समझ लें कि कब, मोटे मोटे तौर पर, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल प्रोडक्ट में डील करता है और आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना रखा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड, तो वो कहलाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहा है, तो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके मल्टीपल प्रोडक्ट, फिर अपने अपने प्रोडक्ट के इंडिविजुअल फंक्शन। इसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या बात समझ में आ रही? से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी कंपनी है और मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ऊपर लिखा है रिलायंस, फिर उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे, और हर प्रोडक्ट के अपने इंडिविजुअल फंक्शंस। ये हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर। बोलो बात समझ में आ रही? जैसे हम स्टडी आइलैंड केवल किस में है? कॉमर्स में। हमारा प्रोडक्ट क्या है? एक ही है, कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर ही सारे फंक्शंस होंगे, तो ये हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। बोलो चलेगा? इसमें आपको एक बात तो ये याद रखनी है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, दूसरा आपको क्या याद रखनी है वो आप देख लो। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कभी कभी सिमिलर लाइन वो आपको दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पर लिखा, देखो, ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस। पहला एडवांटेजेस आप देख सकते हो एक बार, और मुझे ज्यादा जो लगता है वो आप देख लो, इसकी सुटेबिलिटी। ये रही कि आपको कब बेटा उनको बोलना है कि
हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। कब? सर इट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज हैज अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज नॉट प्रोडक्ट। उनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है साहब। ऑपरेशन मतलब एक्टिविटीज रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो ना, जो फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो ना, उसमें आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो ऐसे केस में सर फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर सबसे सुटेबल होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टू ऑफर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, मोर देन वन प्रोडक्ट है, तो वहां पर उनको डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। इसमें भी एक बार सुटेबिलिटी पर अपन बात कर देते। देखो वो ऊपर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन की बात करता है, जबकि ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करता है। ठीक है साहब, ये देखो सुटेबिलिटी क्या है भाई साहब। कब हमने ये फॉलो करना चाहिए? उन्होंने लिखा देखो, सुटेबल कब होता है? लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो मल्टीपल हैं, आप मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करते हैं। और ये ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सर ये कैसे डिसाइड करोगे कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि वही सबसे कंफ्यूजिंग है। किसी ने बोला कि हम सर कीचेन बनाते हैं, से फॉर एग्जांपल हम टू व्हीलर की बनाते हैं, फोर व्हीलर की बनाते हैं, ऑटो की भी बनाते हैं, तो क्या ये मल्टीपल प्रोडक्ट है? आंसर इज नो। सर कैसे आप डिसाइड करोगे कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं? तो आपको ध्यान रखनी है ये वाली लाइन, मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। अगर वो कोई भी नया काम कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उन सारे प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला रॉ मटेरियल मेजॉरिटी में डिफरेंट है, तो फिर वो मल्टीपल प्रोडक्ट माना। जैसे आप किसी एक स्वीट की शॉप पर जाते हो, तो वो तो सारे प्रोडक्ट किससे बनाते हैं? दूध से, मिल्क से। अब वो तो इतनी सारी चीजें बेच रहे हैं, तो क्या डिविजनल स्ट्रक्चर बोल दोगे? आंसर इज नो, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या है? सेम है। लेकिन अगर किसी ऐसी शॉप पर जाओ जिनके रॉ मटेरियल क्या है? डिफरेंट हैं, तो फिर हम उनको बोलेंगे कि हाँ ये मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। रिलायंस देखो कपड़े का काम करता है, अलग है। रिलायंस ट्रेंड वाला काम अलग है। फिर आप देखो जियो वाला काम अलग है, मतलब उनके रॉ मटेरियल क्या है सब। तो फिर हम उनको बोलेंगे कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहे। क्या बात समझे? हाँ नहीं तो वो तो मैन्युफैक्चर्ड देखना पड़ेगा ना। मेजॉरिटी ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि 100%। कभी कभी आप तो क्योंकि उसी लाइन में जाओगे जिसमें ऑलरेडी आपकी स्पेशलाइजेशन हो, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल अलग लगता हो, बाकी सेम लगता हो, तो कुछ तो होना चाहिए कि 50-60% तो आपका रॉ मटेरियल डिफरेंट यूज हो रहा है। तब बेटा आप उसको मानोगे डिफरेंट प्रोडक्ट, और तब आप बोलोगे उसको डिविजनल स्ट्रक्चर। इस बात का ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है। चलें, फंक्शनल डिविजनल के अंदर मैंने कंपैरेटिव टेबल बना रखी है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चले माले कि यहां पर क्वेश्चन फिर बनने की उम्मीद है, जो है आपका डेलीगेशन। सबसे पहले डेलीगेशन का मतलब क्या होता है साहब? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन? सो डेलीगेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब सुपीरियर सीनियर पर्सन अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जूनियर को ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी करे, तो उसी को बोलते हैं डेलीगेशन। सो डेलीगेशन मींस डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। बहुत बढ़िया साहब। चलो साहब, और फिर मेरी फेवरेट लाइन बेटा, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बेटा आपको बताता जाऊंगा जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती हैं। वो है ये लाइन, डेलीगेशन डज नॉट मींस एब्डिकेशन। एब्डिकेशन मतलब क्या होता है? फ्री हो जाना, मुक्त हो जाना। तो सर कल को अगर सुपीरियर ने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया है, इसका यह बिल्कुल मतलब ना माना जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है, फ्री हो गया है। सर डेलीगेशन के बाद भी सुपीरियर स्टिल रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल रहेगा। सो डेलीगेशन डज नॉट मीन्स एब्डिकेशन। The manager shall still be accountable for the performance of assigned task। बोलो चलता क्या? चलता क्या? बिल्कुल चलता है। चलो साहब आगे आ जाते हैं। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन क्या होते हैं सर? 3, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। समझिएगा सर, अथॉरिटी का मतलब होता है राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज, जो डिसीजन लेने की पावर होती है ना, जो ऑर्डर देने की पावर होती है ना, उसको आप बोलते हो अथॉरिटी। चलेगा ना सर? दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन।
जिम्मेदारी बेसिकली, ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड, जो ड्यूटी उसको असाइन की गई है, दी गई है, उसको प्रॉपरली परफॉर्म करने को ही बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा एलिमेंट जो आता है वो आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसके लिए जवाबदेही किसकी होगी, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है अकाउंटेबिलिटी। अल्टीमेटली आपका जो भी रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, खराब आएगा, बहुत अच्छा आएगा, जवाबदेही किसकी होगी, आपकी। तो मतलब आप हो गए उसके लिए अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एम्प्लॉइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। अब इसमें देखो, मैं आपको बता देता हूं, ये जो टेबल है ना, इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एक जो होता है ना कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, कि अथॉरिटी का फ्लो ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड होगी, अकाउंटेबिलिटी, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो मेक श्योर कि वो आपको समझ में आए। चलें साहब, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन क्या है वो एक बार देख लेते हैं सर। इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा, मोटिवेशन भी प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, और लास्ट लिखा है बेनिफिट ऑफ कोऑर्डिनेशन। बेनिफिट ऑफ, अच्छा ये वाला ना, देख लो एक बार सर, क्योंकि जब भी आप बात करते हो किसकी, डेलीगेशन की, डेलीगेशन में तीन चीजें आती हैं, देखो लिखा है कौन कौन सी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो कहीं ना कहीं पावर को, ड्यूटी और आंसरेबिलिटी को क्या कर रहा है, क्लियरली स्टेब्लिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। हमें ये बोलने की जरूरत नहीं कि नहीं नहीं भाई साहब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि क्लियरली डिफाइंड है कि भाई साहब अथॉरिटी किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और आंसरेबल कौन है। चलेगा। अब ये रहा सर अगला क्वेश्चन, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, मैंने आपको पहले जब अपन ने ओरिजिनल क्लास के अंदर भी बात की थी, उसके अंदर भी बोला था कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब भी केस स्टडी आएगी तो बिल्कुल कूद मत जाना कि आंसर इज डेलीगेशन, पहले पढ़ना क्वेश्चन, और पढ़ने पर आप कैसे डिसाइड करोगे, दोनों में ही, चाहे डेलीगेशन हो चाहे डिसेंट्रलाइजेशन हो, दोनों के अंदर ही होता है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। लेकिन डिफरेंस ये है, बिल्कुल सही, कि सर डेलीगेशन के अंदर जो डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होता है वो होता है विद इन सेम लेवल, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होता है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। यही अंतर है मालिक। तो आप पढ़कर ये डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या सेम लेवल के अंदर हो रहा है, तो आंसर इज डेलीगेशन। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर हो रहा है तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो चलता क्या, पक्का बोलो। चलो साहब, बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंस एक बार लिखे हुए हैं, आपको सिंगल क्या करना, एक बार बेटा रीड कर लीजिएगा। बाकी देखिए इन दोनों में फिर बेटा मैंने डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बता रखा है, आप एक बार जरूर इसको पढ़कर जाइएगा। और पढ़कर इसलिए भी जाइएगा, आप देखें मैं केवल आपको इस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, आप केवल इतना पढ़े जैसे डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी एक्ट, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑलवेज क्या होता है, ऑप्शनल होता है ऑलवेज। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आप देखेंगे वो सेंट्रलाइज होते हैं। डिसीजन लेने की पूरी पावर किसके पास होती है, टॉप लेवल के पास, वो कभी भी उसको डिस्ट्रीब्यूट। तो क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऐसा जरूरी हो, कंपलसरी वाला काम, लेकिन डेलीगेशन ऑलवेज कैसा होता है, कंपलसरी एक्ट होता है। अब ये चीजें अगर कल को नहीं पढ़ो और एग्जाम में आ जाए तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। मैं ऐसा मानता हूं कंफ्यूजन की कोई बात आनी ही नहीं चाहिए, आप कॉन्सेप्चुअली इतने क्लियर रहो कि सर वन शॉट में आपसे आंसर बनने चाहिए। चलेगा साहब, चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये मैंने देखो इसी पीडीएफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, तो आप चाहें तो ये क्वेश्चन बेसिकली है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पर, इसलिए क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बहुत है, क्योंकि आप इनमें अगर करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर पाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। फिर मल्टीपल या बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलेगा साहब। सो यहां पर आपका जो चैप्टर था जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, वो हो जाता है साहब समाप्त। अगर मैं समराइज करने के लिए बोलूं कि आपको किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, तो एक तो उसकी प्रोसेस, एक स्ट्रक्चर, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ये तीन टॉपिक तो आपको करके ही जाना है। चलेगा साहब। सो ये हो गया आपका चैप्टर। इसके बाद जो हमारा आज का नेक्स्ट टारगेट है वो है साहब स्टाफिंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।